हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एके स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम जनरली जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जनरली देखा जाए राज्यों के भी पास भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि हमने डीपीएसपी जब हमारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर उस टाइम जाने के संविधान निर्माताओं ने ऐसी आवश्यकताओं को महसूस किया कि राज्य के पास भी बहुत सारी जो पावर्स हैं उनको दी जानी चाहिए। तो जनरली हम देखा जाए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो उसमें राज्यों को बहुत सारी आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता उनको दी गई है। जनरली हम देखें जो हमारे डीपीएसपी के बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने रेडी किए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं टोटल एट प्रेजेंट की हम बात करें, टोटल जो पार्ट की हम बात करें एट प्रेजेंट 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन यदि हम देखें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो पार्ट 4 है उसमें क्या है, डीपीएसपी का एक्सप्लेनेशन यानी कि डीपीएसपी उसका वर्णन किया गया है। और जो आर्टिकल है हमारे पास, वैसे तो 450 के अराउंड में टोटल आर्टिकल है, लेकिन हम देखें जो हमारे पास जो एक सीरियल नंबर से हमारे जो आर्टिकल काम कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं जो 36 to 51 इस आर्टिकल में जो डीपीएसपी को लेकर बात की गई है कि 36 से 51 तक हमारे पास यानी कि राज्यों के पास यानी कि इस तरह के उनको अलग अलग तरीके से पावर या अधिकार उनको दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ में हम देखें 1937 यानी कि आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, आयरलैंड कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने इसको यानी कि डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और इसी के साथ में हम देखें इंडिया और आयरलैंड देखा जाए और किसी कंट्री के पास यानी कि राज्य की जब हम बात करते हैं निर्देशक तत्व की हम बात करें और कंट्री के पास उन्होंने स्वीकार नहीं किया है यानी कि डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया है। इंडिया ने आयरलैंड से किया। और देखा जाए 2 ही कंट्री ऐसे हैं जिनके हम कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को एक्सप्लेनेशन वर्णन उनको देख पाते हैं। और इसी के साथ में हम देखें जो निर्देशक तत्व हैं उसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है। जनरली हम देखें मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर यानी कि एक राज्य की स्थापना करना है उसको एक यानी कि कैसा, यानी कि पब्लिक वेलफेयर कल्याणकारी जिसमें जनता का कल्याण हो पाए, इस तरह का एक राज्य को बनाने के लिए एफर्ट्स करना है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों को भी इस तरह की शक्तियाँ दी हैं। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारा डीपीएसपी है उसमें देखा जाए हमने कुछ प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत स्टेट के सामने रखे हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या है, देश के नागरिकों को ही कि ना किस तरह का बेनिफिट हो पाएगा, सामाजिक आर्थिक और नैतिक यानी कि सोशल इकोनॉमिक एंड एथिक, इस तरह से उनका उत्थान यानी उनका भला करना है। किनका, जो नागरिक हैं राज्य के नागरिक की हम बात करें जो स्टेट के सिटीजन्स होंगे उनके लिए इस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना है। और इसी के साथ में हम देखें जो और भी फीचर्स हैं उसमें जो बात की गई है, जनरली हम देखें जो हमारी प्रेम्बल है यानी कि प्रस्तावना है उस पर हमारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो उसमें हम देखते हैं इंडियन जो सिटीजन है उनको इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, प्रेम्बल में भी ये बात की गई है, ठीक है ना। तो देखा जाए जो हमारा डीपीएसपी है वो उसी से ही इंस्पायर है एक तरह से। डीपीएसपी में भी हम जो बात कर रहे हैं कि हम प्रेम्बल के जो हमने एक एम्स यानी कि उद्देश्य जो बनाए हैं प्रेम्बल में, ठीक है ना, हम किस तरह का एफर्ट्स करेंगे तो डीपीएसपी में भी वो सब चीज़ें झलकती हैं यानी कि हमें देखने को मिलती है।
और इसी के साथ में हम देखें जो संविधान निर्माताओं की हम बात करें या संविधान विशेषज्ञ जो हमारे रहे, तो सबसे पहले हम देखें उनके भी अपने विचार हैं डीपीएसपी को लेकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की हम बात करें, उन्होंने डीपीएसपी पर क्या बोला है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर उन्होंने कहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक अनोखी विशेषता, इसको यानी कि यूनिक फीचर हम कहें या नोवेल फीचर, ठीक है ना, ये माना है कि यह बहुत अच्छी एक विशेषता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी को रखा है। और इसी के साथ में हम के.टी. शाह पर बात करें, के.टी. शाह ने कहा है कि एक ऐसा चेक, इसको एक ऐसा चेक की संज्ञा दी है कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जनरल देखा जाए राज्यों को, ठीक है ना, राज्यों को अधिकार दिए हैं, लेकिन वो जनता के लिए किस तरह से किस कंडीशन में उनको अप्लाई करेंगे वो राज्य की अपनी इच्छा के अनुसार है। इसलिए उसको चेक की संज्ञा दे दी गई कि बैंक की सुविधा के अनुसार, यानी कि बैंक कौन है यहाँ पर, बैंक है यहाँ पर राज्य, यानी कि राज्य की सुविधा के अनुसार यदि हम ऐसे पढ़े तो ये तो के.टी. शाह का स्टेटमेंट है अपना। के.टी. शाह ने अपने बोला है कि ठीक है बैंक की सुविधा के अनुसार, बैंक क्या स्टेट है तो राज्य की सुविधा के अनुसार ही, यानी कि राज्य चाहेगा, राज्य के पास इस तरह के रिसोर्स होंगे तो वह इनको अप्लाई कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। जनरली यदि हम देखें जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, जस्टिकेबल है, न्याय योग्य है। यदि अधिकारों को छीना जाता है, सपोज करें ऐसी सिचुएशन बन जाती है हमारे अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे, तो हम ऐसी कंडीशन में हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना, अपील कर सकते हैं और फिर हमें वो अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई अपनी नई पॉलिसी बनाता है या नहीं भी बनाता है, ठीक है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए, यदि उसके पास रिसोर्स ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च की है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा स्टेट भी उसी को फॉलो करेगा, ये कंडीशन है यहाँ पर। और यदि हम देखें कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बनी है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी, और हम डीपीएसपी पर भी देखें, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर भी इस तरह की बहुत सारी डिस्कशन, जब संविधान सभा में संविधान को बना जा रहा था तो उसमें बहुत सारे विचार विमर्श हुए कि हम किसको श्रेष्ठ माने किसको नहीं माने, ठीक है ना। लेकिन हम देखें मिनर्वा मिल्स जो बनाम भारत संघवाद है, 1980 में सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आता है कि पार्ट 3 यानी कि पार्ट जो 3 है और पार्ट 4 है, ठीक है ना, उसमें देखा जाए पार्ट 3 में जनरली हमने जैसे बात की थी कि हमारे पास जो मौलिक अधिकार है उसको लेकर बात की गई है, और पार्ट 4 में क्या है कि डीपीएसपी पर यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर बात की गई है। तो देखा जाए दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी बड़े हैं या फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं, नहीं, दोनों क्या है एक अच्छा एक संतुलन पैदा करते हैं और संविधान को एक तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारे पास डीपीएसपी है, ठीक है ना, इसका मेन एम क्या रहा, जनरली हम देखें पब्लिक वेलफेयर को लेकर तो हमने बात की है कि हाँ इसका मेन उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण करना है पब्लिक के लिए, ठीक है ना, स्टेट की जो पब्लिक है उसके लिए नई नई पॉलिसी बनाना और उनका बेनिफिट उनको पहुंचाना उस पॉलिसी का। लेकिन यदि हम देखें सोशल इकोनॉमिक, ठीक है ना, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, यानी कि सोशल सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना और आर्थिक, ठीक है ना, इस तरह के एक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए एफर्ट्स इसमें करना है डीपीएसपी के माध्यम से। और इसी के साथ में हम देखें डीपीएसपी को हम अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के माध्यम से भी हम इनको अलग अलग उनकी कैटेगरी बना सकते हैं, अलग अलग उसका हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अलग अलग 2 तरह की एक समरी रेडी की है। तो जनरली यदि हम देखें बहुत सारे कंपटीशन में इस तरह भी आ जाता है कि सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस आर्टिकल से मैच करते हैं, और गांधीयन प्रिंसिपल्स की हम बात करें वो किस आर्टिकल से मैच करते हैं। और इसी के साथ में हम देखें जो इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की हम बात करें, यानी कि जो बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत हैं वो है क्या। देखा जाए जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं, यानी कि सोशलिस्ट सिद्धांत है क्या, देखा जाए एक ऐसा समाजवाद, ठीक है ना, जिसमें अमीर गरीब, ठीक है ना, यानी कि बराबर जो करता है सभी बराबरी की बात, यानी कि कोई अमीर नहीं होगा कोई इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं होगा,
ठीक है ना, कि दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करें। तो कहीं ना कहीं पर जो डीपीएसपी का हमने एक्सेप्ट करने का एक मेन मोटिव यही है कि पब्लिक वेलफेयर करना है और उनका हम कहें सामाजिक और आर्थिक एक कल्याण उनका करना है जनता का। तो उसमें हम देखें जो हमारे पास जो सोशलिस्ट की हम बात करें यानी कि समाजवादी जो सिद्धांत है, तो उसमें आर्टिकल 38 है, ठीक है ना, 39 है, 39A है, 41 भी है, 42, 43, 43A और 47। तो इस तरह से हमने उसकी एक कैटेगरी बनाई है कि सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या होंगे, उसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। और इसी के साथ में गांधीयन जो प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो उसमें आर्टिकल 40, 43, 43B, 46 और 47। तो इस तरह से इसमें हमारे पास जो 5 आर्टिकल हैं वो इसमें हमने रखे हैं। और इसी के साथ में हम देखें जो बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत है, इसमें भी हमने कुछ ऐसे आर्टिकल रखे हैं जैसे 44 है, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। तो देखा जाए इस तरह से हमने इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। इसको हम विस्तार से अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी के साथ में एक कैटेगरी और है डीपीएसपी को लेकर। जनरली हम देखें उसमें हम आर्थिक न्याय संबंधी की हम बात करें, जो हमारे पास डीपीएसपी है, यानी कि जहाँ पर आर्थिक न्याय को लेकर बात की जाती है। तो उसमें कुछ आर्टिकल है जैसे 39A है, 41, 42, 43, 48। और इसी के साथ में हम देखें, ये तो हमने आर्थिक न्याय को लेकर बात की है। और इसी के साथ में हम देखते हैं जो सामाजिक न्याय संबंधी है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है 46 और 47, इसमें 2 ही रखे गए हैं। और इसमें हम न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र के बात लेकर बात करें तो इसमें 39A है और 44, 45, 40 और 50, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हम देखिए जो प्राचीन स्मारकों पर, यानी कि जो हम कहें जो एंशियंट मूवमेंट्स को लेकर हम बात करें तो इस तरह से जो विरासत है, यानी कि जो प्राचीन जो विरासत है हमें जो मिली है, यानी कि प्राचीन स्मारक हैं जो, उनको कैसे हमें किस तरह से उनको गंदा नहीं करना है और उन, ठीक है ना, इस तरह की उसको सुरक्षा भी देनी है। तो आर्टिकल जो है 49 है, 49A, ठीक है ना, जिसमें पर्यावरण को लेकर बात की है। 40 जो 8 है, 48 का जो A पार्ट है इसमें, ठीक है ना, और 49 है, इसमें 2 ही हैं। और यदि हम देखें ये सब तो काम हमें करने हैं। इसी के साथ में हम देखें जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को लेकर हम बात करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें इस तरह के एफर्ट्स करने हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और सब एक कहीं ना कहीं पर हम एक ऐसा मैसेज देंगे जो कहीं ना कहीं पर भारत जो है अलग ही अपनी पहचान को बना पाए। तो ये आर्टिकल 51 में लेकर बात की गई है। तो अभी इनका जो एक जो अलग अलग तरीके से जो आर्टिकल है हमारे पास, उसको विस्तार से अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास जो है आर्टिकल 36 है, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना, या डीपीएसपी में हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास आर्टिकल 36 लेकर 51 तक है। और पार्ट की लेकर हमने पहले बात की थी, पार्ट 4 में इसको हमने रखा है, लैंड से ले जाए, वो सब हमने बातें की है। लेकिन अब सबसे पहले जो आर्टिकल 36 है उसमें है क्या, इसमें बात की गई है राज्य को डिफाइन किया गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। लेकिन यदि हम देखें एक हमारे सामने जब हम स्टेट को डिफाइन करने की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक आर्टिकल 12 है जो फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते थे, ठीक है ना। तो उसमें हम देखें 12 में भी स्टेट को डिफाइन करने की बात की गई है और 36 में भी। तो जनरली बहुत सारे कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी बन जाते हैं। तो जनरली हमें याद रखना है, यदि हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आते हैं उसमें 36 ऑप्शन नहीं है तो फिर तो हम इजीली इसको कर सकते हैं कि 12 ही है, स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में भी। लेकिन यदि हमारे पास दोनों ऑप्शन आते हैं और उसमें बहुत ऑप्शन दोनों का ऑप्शन आता है तो हम 36 और 12, ठीक है ना, दोनों को ही हम प्रेफरेंस में रखेंगे, यानी कि दोनों को ही हम ऐड करके उसको आंसर को ओके करेंगे। और यदि हम देखें, लेकिन हमें जो स्टेट को डिफाइन करने को लेकर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, यदि हमारे पास एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि अलग अलग ही 4 ऑप्शन बन जाते हैं। सपोज करें हम 36 आ जाता है और आर्टिकल 12 आ जाता है या आर्टिकल और कोई भी आ जाता है 38, 39, तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, आर्टिकल 12 को प्रेफरेंस देंगे। और इसी के साथ में हम देखें जो 37 है, 37 में देखा जाए तो डीपीएसपी है,
उसको कोर्ट के यानी कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि हम कहें कि जो हमारे पास डीपीएसपी है वो जस्टिफिकेबल नहीं है, यानी कि न्याय योग्य नहीं है। राज्य की अपनी इच्छा है वो उनको अप्लाई करे या ना करे। लेकिन यदि हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, राज्य को लागू करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा 37। तो 36 स्टेट को लेकर है। 37 में हमने बात की कि न्यायालय यानी कि कोर्ट इसको लागू नहीं करा सकता, ये भी एक कंडीशन बनाई गई है। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारे पास जो 38 है, 37 पर हमने बात कर ली, अब 38 में आते हैं। 38 में क्या है, जैसे हमने बात की थी, मेन मोटिव क्या है आखिरकार डीपीएसपी का, पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण। लोक कल्याण तो करना ही करना है, ठीक है ना। और लोक कल्याण के लिए क्या करना होगा, और एक सोशल सिस्टम की हम बात करें, एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी। लोक कल्याण तो तभी हो पाएगा ना जब एक प्रॉपर एक सिस्टम बन पाएगा, ठीक है ना। पब्लिक के किस तरह का हमें एक सिस्टम बनाना होगा, एक सामाजिक सिस्टम की हम बात करें, जैसे हमने ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें भी हमने बात की थी कि न्याय की एक व्यवस्था, देखा जाए हमारे जो संविधान निर्माता रहे, ठीक है ना, उसमें जो प्रेम्बल भी बनाई गई है उसमें उद्देश्य को लेकर या एम्स को लेकर बात की गई है, वो सारे यहाँ पर हैं कि सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की हम व्यवस्था करेंगे तभी तो लोगों का कल्याण होगा। अगर हम कहें कि आर्थिक या इकोनॉमिक जस्टिस उनको प्रोवाइड कराया जाए, पॉलिटिकल जस्टिस ना प्रोवाइड कराया जाए, और हम कहें कि ठीक है हम तो पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम कहें कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यानी कि जस्टिस इस तरह का हमें प्रोवाइड कराना है, तब जाकर के पब्लिक का वेलफेयर हो पाएगा। और इसी के साथ 38 के बाद अब 39 पर आते हैं। 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल वर्क तो इक्वल पे, यानी कि इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। सपोज करें कोई भी किसी भी, यदि हम देखें पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है ना, तो यदि कोई भी सेम पोजीशन पर वर्क कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको समान इक्वल सैलरी प्रोवाइड कराना जरूरी है, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखें जो 39 है, 39 यानी कि ए, इसमें हम देखें समान न्याय यानी कि इक्वल जस्टिस को लेकर बात की गई है। और देखा जाए तो निःशुल्क सहायता, देखा जाए इसमें आखिरकार निःशुल्क जो विधिक सहायता की हम बात करें, किसको आवश्यकता होती है। जनरली हम देखें जो हम कहें कि जो वीकर सेक्शन है या SC/ST कम्युनिटी, ठीक है ना, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि उनके लिए हम इक्वल जस्टिस एक सिस्टम बनाएं, उनको न्याय दें। ऐसा नहीं है कि अमीरों को ही या रिच कैटेगरी के पीपल्स को ही जस्टिस मिलेगा, नहीं। स्टेट में जो ऐसे भी वीकर सेक्शन भी है, ठीक है ना, या हम कहें मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, ठीक है ना, SC/ST कम्युनिटी, उनके लिए निःशुल्क, ठीक है ना, निःशुल्क एवं एक उनको लिए एक व्यवस्था भी बनाए, ठीक है ना। इस तरह की एक सिस्टम बनाया जा सकता है राज्य के द्वारा। और इसी के साथ में यदि हम देखें, हालांकि ये हमारे पास जो 39A आप दे रहे हैं 39 का है, ठीक है ना, ये हमारे पास जब डीपीएसपी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था, तो उस टाइम पर ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट नहीं था। तो हमने क्या कब इसको ऐड किया, फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया। और देखा जाए मेल है या फीमेल है, ठीक है ना, सभी को इक्वल, ठीक है ना, इक्वल रिसोर्सेज की हम बात करें या, ठीक है ना, इस तरह के संसाधन जो उनकी अपनी लाइवलीहुड की हम बात करें या उनके जीविका को चलाने के लिए इस तरह के संसाधन उनको दिए जाने चाहिए, ये भी बात की गई है इसमें। और इसी के साथ में हम देखें हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 की जब हम बात करते हैं तो उसमें ग्राम पंचायतों को लेकर बात की गई कि ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात की गई है। जनरली यदि हम देखें, हालांकि जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि गांधी का अपना एक विचार रहा कि यदि हम चाहते हैं रियल में ही वास्तविकता में ही कि हम भारत का विकास करें, तो सबसे पहले हमें
गांव का विकास करना होगा। तो इसलिए हमने जो आर्टिकल 40 है उसमें पंचायतों को लेकर बात की, ग्राम पंचायतों पर यानी कि ग्रास रूट लेवल पर भी हमें काम करना होगा, यानी कि जो विलेज लेवल पर है, ठीक है ना, उनको भी अधिकार जनता को मिलने चाहिए और वो अपनी स्वेच्छा से, ठीक है ना, अपने गांव का, ठीक है ना, विकास कर पाए, अपने जो गांव की जनता है उनकी समस्याओं का निवारण कर पाए। तो इस तरह से एक सिस्टम हमने बनाया जो आर्टिकल 40 में हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ में हम देखें आर्टिकल जो 41 है, इसमें बात की गई कि कुछ दिशाओं में काम पाने का अधिकार, ठीक है। जनरली हम ये तो समझ पाते हैं कि कुछ दिशाओं में, लेकिन कौन सी दिशाएं होंगी, ठीक है ना। देखा जाए इसमें जनरली हम देखते हैं इस तरह की एजुकेशन या हम कहें पब्लिक हेल्प यानी कि लोक सहायता किस दिशाओं में और किन को मिलेगी, इस तरह के अधिकार किन को मिलेंगे। तो जनरली हम देखते हैं ओल्ड एज, और हम कहें जो बीमार है, ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति है या बीमार है, या फिर बेकार, बेकार का मतलब क्या है, जो बेरोजगार है। और इसी के साथ में हम कहें निःशक्तजन यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप है। तो यदि हम देखते हैं ओल्ड एज के लिए भी स्टेट की अपनी जो पेंशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और जो बीमार होते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस तरह की पॉलिसी, ठीक है ना, वो बनाती है। और इसी के साथ में जब हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट, ठीक है ना, यदि हम देखें अलग अलग स्टेट जो बेरोजगार होते हैं वो चाहे तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दे सकती है। और यदि हम कहें जैसे निःशक्तजन यानी कि जैसे अब यदि प्रेजेंट में टाइम में हम देखें यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है यानी कि अब उसको दिव्यांग के रूप में हम जानते हैं, उनके लिए भी सरकार फ्री एजुकेशन उनके लिए प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है ना। और एजुकेशन के साथ साथ में उनको पेंशन और भी अदर बहुत ही डिफरेंट तरह की कुछ नई नई पॉलिसी उनको प्रोवाइड करा जा सकती है, यानी कि कुछ दिशाओं में इसलिए बात की जाती है, यानी कि ऐसा नहीं कि सभी को फैसिलिटी इस तरह की प्रोवाइड कराएगी। कुछ दिशाओं में वृद्ध व्यक्ति है, बीमार है और बेकार यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार व्यक्ति है, ठीक है ना, उस तरह की वो उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है। और इसी के साथ में हम देखें जो 42 है हमारे पास आर्टिकल जो 42 है, इसमें क्या है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें क्या हो, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की उसको आज़ादी हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति पर ज़बरदस्ती कोई काम थोपा जाए कि यही करना है। मानवोचित दशाएं यानी कि उसकी अपनी इच्छा है, वो किस काम को करना चाह रहा है, किस काम को करना उसको ज़रूरी है, किस में इंटरेस्ट है उसका। और इसी के साथ में जब वो काम करेगा, यदि हम देखें फीमेल को लेकर यदि हम बात करें, ठीक है ना, मेल फीमेल को तो लेकर बात ठीक है कि मानवोचित उनको दशाएं यानी कि इस तरह से उनको इस तरह की काम की न्याय संगत, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसकी इच्छा नहीं होगी वह कुछ भी काम कर सकता है। पब्लिक सेक्टर में भी काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में, उसमें बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन यदि हम देखें किसी भी फील्ड को लेकर हम बात करें, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना, और उसके सेक्टर के अंदर अलग अलग फील्ड हो सकते हैं। तो उसमें यदि हम देखें प्रसूति सहायता, ठीक है, यानी कि मैटरनिटी लीव की हम बात करें, जब यानी कि लेडी फीमेल की हम बात करें, फीमेल यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है उसमें उनको मैटरनिटी लीव मिलती है और उनको सैलरी भी पूरी ही मिल पाती है। तो इस तरह से एक सिस्टम को बनाने की बात की गई है कि हाँ एक ऐसा काम करना ज़रूरी है। और इसी के साथ में हम देखें जो 43 है हमारे पास, ठीक है ना, जनरली यदि हम देखें एक निर्वाह मजदूरी की लेकर बात की गई है, यानी कि उसको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और इसमें देखा जाए जो एग्रीकल्चर की हम बात करें, कृषि है, कुटीर उद्योग है, यानी कि देखा जाए गांधी का अपना विजन था कि जो विलेज लेवल है यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री की हम बात करें या ग्रास रूट लेवल पर जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर भी विलेज लेवल पर भी इंडस्ट्री होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं गांव में विलेज लेवल पर हम देखते हैं कि साबुन बनाना या फिर खादी, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई, इस तरह के बहुत सारे कुटीर उद्योग की व्यवस्था की जा सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे स्कीम लॉन्च करती रहती है। तो ये एक सिस्टम को लेकर बात की गई है।
और उसके साथ में हम देखें जो 43A है, 43A में क्या है कि जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती है स्मॉल लेवल पर भी होती है, ठीक है ना, यानी ग्रास रूट लेवल पर भी इंडस्ट्री होती है, और यदि हम देखें बड़े लेवल पर भी स्टेट में, ठीक है ना, तो उसमें जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो उसके वर्कर होते हैं, उनके भी बहुत सारे डिसीजन ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सुझाव हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, उसका पार्टीशन होना चाहिए, यानी कि जो वर्कर है वो पार्टिसिपेट करें और उसमें अपनी एडवाइस दें, ठीक है ना, जो भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो एडवाइस दी जाएगी जो मिल मालिक होगा या इंडस्ट्री का जो मालिक होगा, ठीक है ना, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उनका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनती है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो किसके फेवर में जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा, वर्कर के फेवर अगेंस्ट में तो जाना है। तो इसलिए आर्टिकल जो 43A है ये हमारे जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में हमने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको ऐड किया। उससे पहले जो वर्कर होते थे उसका पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा जो इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसके मैनेजमेंट में या और किसी काम में, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने इसको जोड़ा, तो उसके बाद जो वर्कर है उनको और बहुत सारे राइट्स मिलने शुरू हुए। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारे पास आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 की जब हम बात करते हैं तो इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, जनरली समान नागरिक संहिता। आखिर समान नागरिक संहिता है क्या? जनरली यदि हम देखें इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो जनरली देखा जाए आज़ादी के बाद से यदि हम देखते हैं हमारे देश में क्या है, बहुत सारे, या हम कहें सेकुलर कंट्री की हम बात जब करते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं अलग अलग जो हिंदू हैं, ठीक है ना, वो अपने रीति रिवाज से मैरिज की हम बात करें या शादी विवाह करते हैं, फिर उसके तलाक का प्रोसेस भी अलग है, ठीक है ना, बच्चे को गोद लेना, अडॉप्ट करना, ठीक है ना, या संपत्ति के अधिग्रहण में लेकर यदि हम देखें भारत में ऐसा नहीं कि सभी स्टेट में एक जैसा रूल फॉलो किया जाता है। यदि हम देखें जैसे मैरिज को लेकर ही हम देखें हिंदू कम्युनिटी को लेकर अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, और तलाक को लेकर या डिवोर्स को लेकर हम देखें तो उसके लिए अलग कंडीशन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म में जो मैरिज को लेकर जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो ज़रूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी फॉलो किया जाता हो, ऐसा तो नहीं है। तो देखा जाए जो माइनॉरिटीज ग्रुप था हमारा संविधान सभा में, उसके अपने बहुत सारे इस तरह के सुझाव आए कि ठीक है अभी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन नहीं है, यानी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं कर सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे यदि परिस्थिति ऐसी बनेगी तो डेफिनेटली हम इस पर भी काम करेंगे। लेकिन यदि देखा जाए आज़ादी के बाद से यदि हम देखते हैं कि ठीक है 1950 में, यदि हम आज़ादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना यानी कि 1950, और उसके बाद यदि हम देखें जो 2020, तो यदि हम देखें अप्रोक्सीमेट यानी कि 70 ईयर यानी कि 70 साल हो चुके हैं। और देखा जाए क्या पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, यदि हम देखें जो टोटल स्टेट है हमारे पास, स्टेट्स कितने हैं टोटल, इसमें हमारे पास 28 और प्लस इसमें 2 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास जहाँ पर विधानसभाएं काम कर रही हैं। तो देखा जाए कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं क्या सभी में हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अप्लाई कर चुके हैं या लागू कर चुके हैं? नहीं। देखा जाए एक स्टेट है सिर्फ गोवा। गोवा पूरे भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि चाहे किसी भी कम्युनिटी का यदि हम कहें चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ठीक है ना, सभी एक ही मेथड से मैरिज को लेकर भी काम करते हैं, सभी के लिए डाइवोर्स का भी एक मेथड है, ठीक है ना, या गोद लेना, ठीक है ना, बच्चे को गोद लेना, इस तरह का सारा एक सिस्टम प्रॉपर एक बैलेंस पे बनाया हुआ है वहाँ पर। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारे पास आर्टिकल 45 है, 45 में क्या है, जनरली हम देखें इससे भी बहुत सारे जो ये 45 हमारे पास जो आर्टिकल है इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन भी बन जाता है। जनरली यदि हम देखें जब हमारा अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ठीक है ना, यानी कि 86 जो अमेंडमेंट हुआ है 2002 में, ठीक है ना, उसमें क्या किया हमने, आर्टिकल 21A
उसमें पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन को लेकर बात की गई है। लेकिन हमने क्या किया, 6 वर्ष से कम जो बच्चे हैं यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो तो हमने रखे आर्टिकल 45 में, और 6 वर्ष के बाद के यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो हमने कहाँ रखे, 21A में भी रखे और किस में रखे, जो हमारे पास 11th नंबर पर जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी हमने ये क्राइटेरिया रखा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे यानी कि फ्री एजुकेशन उनका अपना एक प्राइमरी यानी कि मौलिक उनका एक अधिकार होगा, ठीक है ना। राज्य इस तरह की एक व्यवस्था को बनाएगा, उनको फ्री एजुकेशन देगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए, और 6 से कम वर्ष तक के बच्चे के लिए, ठीक है ना, वो क्या है 45 में रहेंगे यानी कि DPSP का पार्ट रहेंगे। और इसी के साथ में हम देखें 46 है जो हमारे पास, 46 में क्या है, SC ST कम्युनिटी यानी कि जो वीकर जो क्लास है, ठीक है ना, उनके लिए क्या करेंगे, एक एजुकेशन को लेकर, ठीक है ना, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है ना, और उनके जो सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस को हमेशा रक्षा उनको दी जाएगी, ठीक है ना। देखा जाए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो किन के सामने आती है, क्योंकि देखा जाए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी की हम लेकर बात करें, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है ना, वो क्यों बनाई गई है, देखा जाए जनरली जैसे हम फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारी कोई भी यदि 4 व्हीलर है, ठीक है ना, और वो किसी कचरे में, ठीक है ना, वो वहाँ से नहीं निकल पा रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से निकालने के लिए स्पेशल गियर, ठीक है ना, जो यदि हम बात करें जो आरक्षण रिजर्वेशन के जो एक्सपर्ट रहे हैं उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि इसके बहुत ज़्यादा सारे लॉस हैं सोसाइटी को। देखा जाए रिजर्वेशन की जो पॉलिसी बनाई गई थी वो क्या थी, जो ऐसा एक वर्ग है जिसके पास रिसोर्स नहीं है, तो इसके लिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इंडियन सिटीजन सभी की है। तो सभी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाएगी कि उनके एजुकेशन या आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा, जैसे हम बात कर रहे थे कि समाजवादी जो, ठीक है ना, इस तरह का एक सोशल स्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें उनको न्याय मिल पाएगा और वो कहीं ना कहीं पर जो मेन स्ट्रीम है मुख्य धारा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो इस तरह के एफर्ट्स जैसे रिजर्वेशन में किए गए, इस तरह के एफर्ट्स 46 के माध्यम से भी किए गए हैं। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट की बात करें जो 47 है हमारे पास, 47 में क्या है, जैसे मद निषेध, पोषाहार स्तर या लोक स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें, इस तरह के रिफॉर्म्स किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे। लेकिन ये सुधार कौन करेगा, 47 तो है राज्य करेगा। जनरली यदि हम देखें जो शराब पर प्रतिबंध हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट लगाते रहते हैं, और फिर जब रिवेन्यू को लेकर बात आती है तो फिर स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है भाई चलने दो जैसे चल रहा है। यदि हम देखें फॉर एग्जांपल यदि मद निषेध की हम बात करें, हरियाणा में भी एक बार इस तरह से बंद कर दिया गया था, वाइन को पूरी तरह से स्टॉप कर दिया था नशीले पदार्थों को लेकर। लेकिन हम देखते हैं स्टेट में, ठीक है ना, बहुत सारे भांग के ठेके हैं, ठीक है ना, वो क्या है, वो भी तो नशीले पदार्थ हैं। और भी बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं जैसे तंबाकू की हम बात करें, ठीक है ना, या और भी बहुत तरीके के नशे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए वाइन पर पूरी तरह से स्टॉप एट प्रेजेंट यदि हम एग्जांपल देखें तो क्या है, बिहार है। बिहार में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन ब्लैक से तो, ठीक है ना, इलीगल तरीके से तो सब चीज़ें चल रही हैं। जनरली ऐसा नहीं है कि ठीक है बिहार गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है तो पूरी तरह से बंद हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इस तरह से पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है तो कंट्रोल हो भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि देखा जाए प्रॉपर सिस्टम वर्क करे तो डेफिनेटली ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम देखें पोषाहार स्तर, यानी कि जब मद निषेध पूरी तरह से हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जनता में क्या होगा, उसको बहुत सारे न्यूट्रिशन की हम बात करें इस तरह से वो भी लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है ना, उसमें भी सुधार आएगा। और लोगों में क्या होगा, कहीं ना कहीं पर पब्लिक हेल्थ को लेकर हम बात करें सभी अवेयर होंगे, ठीक है ना। जनरली जब इस तरह के किसी भी स्टेट में मद निषेध का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तो फिर क्या है, फिर तो लोगों की जो है शराबियों की आबादी ज़्यादा होगी। तो जनरली हम देखें इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन यदि ये इस तरह से
उनको बंद कर दिया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम कहीं ना कहीं पर अपने हेल्थ को या अपना सुधार कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखें नेक्स्ट जो हमारे पास है आर्टिकल 48 में क्या है, एग्रीकल्चर और पशुपालन को लेकर हम बात करें, यानी कि कृषि और पशुपालन उनमें भी सुधार के लेकर बात करें, या हम ये भी कह सकते हैं कि पशुओं के संरक्षण के लिए, ठीक है ना, ऐसा एक आर्टिकल 48 ही है जो पशुओं को भी अधिकार देने की बात करता है कि पशुओं को हमें क्या करना है, जनरली देखा जाए उनकी जो नई नई नस्लें की हम बात करें उनका संरक्षण करना है और उसमें सुधार करना है। जनरली यदि हम देखें बहुत सारे पॉलिटिक्स इशू रहे हैं जो और हमेशा रहते हैं गाय को लेकर, ठीक है ना, लेकिन देखा जाए जो पॉलिटिशियन है जनरली, ठीक है ना, जो बीफ की हम बात करें, जो बड़े बड़े जो हम कहें कि बहुत सारे जो उनके अपने बीफ के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उनको बनाई गई है, ठीक है ना, देखा जाए वो किसकी है, पॉलिटिशियन की है, ठीक है ना। अपने फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए इस तरह के एफर्ट्स हमेशा किए जाते रहे हैं। और देखा जाए जो आर्टिकल 48 है वो ये भी कहता है कि इस तरह के जो नई नई गायें हैं, भैंस हैं या जो भी दुधारू पशु हैं, ठीक है ना, उनमें हमें क्या करना है, नई नई नस्ल को भी सुधार करना है। और इससे क्या होगा, इससे भी हेल्थ को इम्प्रूव हो पाएगी। जनता कहीं ना कहीं पर इस तरह से अपने इस तरह के जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, इस तरह के एफर्ट्स उनको मिल पाएंगे। और इसी के साथ में हम देखते हैं जो आर्टिकल 40A है, ये भी हमारे जो जब हमारा DPSP लागू हुए थे, यानी कि संविधान लागू हुआ था, तो उसका ये पार्ट नहीं था, तो उसके बाद इसमें हमने ऐड किया। तो इसमें क्या है, जब इस तरह के एफर्ट्स किए जाएंगे, पब्लिक हेल्थ को लेकर हम बात करें वो उसमें इम्प्रूव होगा। फिर उसके साथ में दुधारू पशुओं को लेकर बात की गई है, ठीक है ना, तो हम जब अवेयर होंगे तो फिर हम बहुत सारे और भी काम करेंगे, ठीक है ना, उनका संरक्षण भी करेंगे पशुओं का, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखते हैं तो फिर क्या होगा, इसी के साथ में हम पर्यावरण को लेकर भी, पर्यावरण के प्रोटेक्शन को लेकर, ठीक है ना, उसको प्रॉपर एक बैलेंस में बनाए रखने के लिए भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पर्यावरण को लॉस ना पहुँचाएँ, ठीक है ना। यदि एक अच्छा एक इन्वायरमेंट होगा तो अच्छी सोच भी होगी। इसी के साथ में हम देखते हैं जो हमारे पास आर्टिकल जो 49 है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे लाल किला की हम बात करें या ताजमहल, ठीक है ना, ऐसे और भी बहुत सारी राष्ट्रीय महत्व के ऐसे बहुत सारे विरासत हैं जो हमें मिली हुई है, ठीक है ना। और काफ़ी लंबे समय से हम देखा जाए टूरिस्ट पैलेस की कैटेगरी में भी इस तरह के स्मारक हैं। ऐसी बहुत सारी स्थान भी हो सकते हैं, ऐसी लोकेशन भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और देखा जाए गवर्नमेंट को अच्छा खासा रिवेन्यू भी इससे मिलता है, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए इसका संरक्षण कौन करता है आखिरकार, हम देखें तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण होता है, ठीक है ना, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, वो जो इतने भी स्मारक होते हैं, ठीक है ना, तो वो उनको कैसे साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, या कोई जैसे ताजमहल को लेकर बार बार इस तरह से आते हैं कि इसके इतने सर्कल के दायरे में कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं की जाएगी, क्योंकि उससे जो है और बहुत सारा लॉस हो सकता है। ताजमहल का जो उसमें मार्बल लगा हुआ है, जो पत्थर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं पर काला पड़ जाएगा। और भी बहुत सारी इस तरह की और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ताजमहल को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो देखा जाए इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो मिलता है वो फिर क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर में ही काम आता है। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारा नेक्स्ट जो है आर्टिकल जो 50, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जनरली यदि हम देखते हैं आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले क्या था कि यदि हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें कि सबसे पहले आखिरकार जो हमारे गवर्नमेंट को लेकर, यानी कि जो हमारे पास जनरली हम देखते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका, जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट 3 एलिमेंट्स के रूप में काम करती है। एक तो हमारे पास विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 एलिमेंट्स हैं। इस पर भी हमारा जो गवर्नमेंट है इस पर भी ऑलरेडी वीडियो है हमारा। और इसी के साथ में हम देखें जो विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो जनरली देखा जाए इसमें बात की गई है इन 2 पर कि विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि उनको सेपरेट, अलग अलग उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको काम को करना है। लेकिन जनरली हम आज़ादी से पहले देखें,
जो एग्जीक्यूटिव जो पद थे, ठीक है ना, यानी कि जैसे हम एग्जीक्यूटिव में क्या है, जैसे हमारे पास IAS ऑफिसर है, ठीक है ना, PCS ऑफिसर है, वो क्या है, सब एग्जीक्यूटिव का ही तो पार्ट है। और इसमें क्या था आज़ादी से पहले कि जैसे बहुत सारे पद होते थे, वो क्या करते थे, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर भी काम करते, जुडिशरी, ठीक है ना, यानी कि दोनों तरह के उनको काम मिले होते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब DPSP पर हम आते हैं तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि जो आज़ादी से पहले जो एक सिस्टम चल रहा था वही चलता रहेगा, जो संविधान विशेषज्ञ रहे और संविधान सभा के माध्यम से जब बात की गई DPSP को हम बना तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि कार्यपालिका अपने तरीके से काम को करेगी। वैसा नहीं है कि न्यायपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वह कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर्स का भी यूज़ करती है और जुडिशरी पावर्स का भी यूज़ करती है तो क्या होगा, फिर तो वोलेशन हो जाएगा, यानी कि वह कहीं ना कहीं पर हस्तक्षेप कर रही है, ज़बरदस्ती कुछ ऐसे काम को कर रही है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बात की गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग ही रहेंगे, ठीक है ना, इसीलिए पृथककरण की बात की गई है। और इसी के साथ में ठीक है, इस तरह के सारे एफर्ट्स तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना, लेकिन इस तरह के एफर्ट्स करने के साथ साथ में हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो आर्टिकल 51 है वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है हमें, ठीक है ना, और सुरक्षा भी करनी है, अपने देश की सुरक्षा भी करनी है, यानी कि फॉरेन पॉलिसी का कंसेप्ट है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर पीस तो क्रिएट करना ही करना है, लेकिन अपनी जो सुरक्षा है, ठीक है ना, वो भी करनी है। हमें अन्य देशों के साथ में कॉम्पैक्ट, ठीक है ना, या हम कहें संधियाँ, समझौते, ठीक है ना, और यदि कोई भी डिस्प्यूट इशू बन सकता है, ठीक है ना, बाउंड्री का कोई इशू बन सकता है तो उसका समाधान भी हमें मध्यस्थता यानी कि, ठीक है ना, एक मीडिएटर के रूप में, ठीक है ना, हमें उन सभी का भी समाधान करना है। तो दोस्तों आज हमने जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, इसको हमने कंप्लीट किया है, जो DPSP है, ठीक है ना। तो इसके बाद भी यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।